हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4। बच्चों इस अध्याय का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस अध्याय में हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इस अध्याय का चौथा पार्ट है और यही अंतिम पार्ट है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कीजिए। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। तैयार हो गए? ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज आपकी पहली टॉपिक क्या है, तो आप डालेंगे हेडिंग कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। चलिए इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा दहन। क्या डालेंगे हेडिंग? दहन। बच्चों दहन का अर्थ होता है जलना। क्या होता है? जलना। ठीक है, तो लिखिए इसमें पहले रिएक्शन देख लीजिए। बच्चों ये CH4 लिखिए। CH4 क्या है? मेथेन। मेथेन एक गैस है। ठीक है, और जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? दहन यानी जलाया जाता है। ठीक है, तो CH4 का क्या करा जा रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो बच्चों क्या बनेगा? आपको पता है कि जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो क्या निकलता है? उसमें से ऊर्जा निकलता है, कुछ प्रकाश निकलता है, CO2 निकलता है। इसके अलावा जो उसमें जलवाष्प रहेगा वो भी तो निकलेगा ना। तो देखिए क्या क्या निकल रहा है इसमें। एक तो आपको CO2 निकल रहा है जो धुआं होगा। ठीक है, उसमें जलवाष्प की जो मात्रा होगी वो H2O, कुछ ऊष्मा निकलेगी, एनर्जी, हीट। ठीक है, और कुछ क्या निकलेगा? प्रकाश। इतनी चीजें क्या होती है बच्चों? निकलती हैं। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कहते हैं, बैलेंस करने में रिएक्शन को नहीं ना। चलिए ये सिंपल है। इसमें ये आपका मेथेन है, ये इसमें 2 अणु किसके लिए गए हैं? ऑक्सीजन के। और क्या किया इसका? दहन क्या गया? क्या बना है? CO2 बना है और H2O बना है और क्या? प्रकाश और ऊष्मा निकली हुई है। ठीक है, चलिए अब इसको लिखिएगा कि क्या क्या हुआ है। इस पर पहला पॉइंट करके लिखिएगा या नोट करके लिखिए, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए कार्बन तथा उसके यौगिक। देखिए ये बच्चों एक कार्बनिक यौगिक है CH4 और हम लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक हाइड्रोकार्बन भी है। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों ईंधन जानते हैं जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। बच्चों से लकड़ी जलाते हैं तो क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जब उनका दहन किया जाता है, उनको जलाया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या लिखेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, तो लिखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जब उनको जलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है कि नीली स्वच्छ ज्वाला क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऊपर क्या था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नीचे क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। उसमें नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं कौन? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेकिन जो असंतृप्त होते हैं वो पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। बच्चों ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। उसमें हाइड्रोजन कार्बन संतृप्त होते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है? इसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, किसकी अपेक्षा? संतृप्त की अपेक्षा। ठीक है, और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। बच्चों जब ऐसा होता है कि जो असंतृप्त होता है वो अच्छे तरीके से नहीं जल पाता है,
ठीक है, उसका उपचयन नहीं हो पाता है तो वो पीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, और जब वो अच्छे से जल जाता है तो वो नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, चलिए लिख लिया यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, पहला दहन आप पढ़ लिए, दूसरा पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, देखिए बच्चों आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़, मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये उपचयन है और ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो डालिए हेडिंग ऑक्सीकरण। क्या डालेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें लिखिए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट कैसा? वो भी क्षारीय होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए KMnO4। KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल। मुझे एल्कोहल क्या होता है मैंने बताया था, जिसमें OH समूह जुड़ा होता है सॉरी, जिसमें क्या जुड़ा होता है? OH क्रियात्मक समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये है एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें तो ऑक्सीजन भी है। चलिए ये हाइड्रोकार्बन का यौगिक है, तो क्या कर रहा है? ये एथेनॉल है बच्चों। क्या है? एथेनॉल। इसका नाम होगा साधारण नाम एथिल एल्कोहल। क्या होगा? एथिल एल्कोहल। देखिए ये क्या है कि क्षारीय पोटेशियम, इसमें देखिए KMnO4 है, या इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों में से आप किसी को लेकर के जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH। और बच्चों ये क्या है? ये है एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक अम्ल। देखिए ये एथेनॉल है, जब एथेनॉल की अभिक्रिया कराते हैं किसमें? क्षारीय KMnO4 से, इस माध्यम में या इससे, तो ये क्या होता है? ये बदल जाता है किसमें? ये देखिए ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, फॉर्मूला क्या बताए थे? CH3COOH। देखिए वही लिखा है ना, CH3COOH। अब जो इसी का नाम है एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल कैसे हुआ आपको पता है? मैं बता दूं, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। देखिए कितने कार्बन है, जो गिनिए, 1 2। कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। इसमें देखिए COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो वही अम्ल जुड़ेगा। तो देखिए एथेन है, वही अम्ल जोड़ दीजिए, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, मैंने नाम बताया था ना कैसे नाम लिखा जाता है। चलिए तो ये क्या था बच्चों? ऑक्सीकरण था। क्या था? ऑक्सीकरण। अब देखिए, अब अगली हेडिंग आप डालेंगे संकलन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? संकलन अभिक्रिया। बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है? एक्शन देखिए, डिफिनेशन लिख लीजिएगा पहले। चलिए डिफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा कि वह कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं संकलन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक डेफिनेशन दिख रही होगी, वो जो भी मैंने बोला है वही है। ठीक है, कि क्या है कि वह कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं वो क्या कहलाती है? संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये है आपका संकलन अभिक्रिया। देखिए इसमें ये क्या है आपके? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यहाँ देखिए निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में इसको H2 से क्रिया कराया गया। किससे? H2 से। तो देखिए क्या बन गया, यहाँ देखिए एक बांड है ना, तो बच्चों जब ये बांड टूटेगा तो एक इसके पास इसकी बैलेंसी मुक्त होगी और एक बैलेंसी इसकी मुक्त होगी, होगी ना। तो देखिए क्या बन जाएगा, देखिए ये C था तो इस पर 2, तो ये R, जो R क्या है? R एल्किल समूह है। R क्या है? एल्किल समूह।
ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड खाली होगा, जब ये टूटेगा तो यहाँ से एक H जुड़ जाएगा, इसका भी एक बॉन्ड खाली होगा तो यहाँ से भी ये H क्या होगा, जुड़ जाएगा। देखिए पहले ये छोटा था, अभी क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, पहले था असंतृप्त था, अभी क्या हो गया, संतृप्त हो गया। क्यों, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो असंतृप्त, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से देखिए सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा, ये संतृप्त। ठीक है, चलिए अब इसी में लिखिएगा पॉइंट करके। पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि पैलेडियम या निकेल, बच्चों निकेल या निकेल एक ही बात है, पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बच्चों ये उत्प्रेरक क्या है बताइए। देखिए बच्चों उत्प्रेरक उसको कहते हैं कि जो अभिक्रिया की दर को या तो घटा देते हैं या तो ऐसे पदार्थ, परिभाषा देखिए क्या होगा उत्प्रेरक की, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को घटा अथवा बढ़ा देते हैं, तीव्र अथवा मंद कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो छोड़िए, बस आप समझ गए उत्प्रेरक क्या होते हैं। ये अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, या तो घटा देंगे या बढ़ा देंगे। तो कह रहा है कि निकिल, पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, यहाँ देखिए क्या हुआ है कि हाइड्रोजन जोड़ करके, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन जोड़ करके क्या बना दिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा इसमें कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। आप लोग उसको याद रखेंगे कि जो वनस्पति तेल होते हैं उनसे वनस्पति घी का निर्माण इसी प्रकार से किया जाता है। चलिए अब अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, ये समझ गए आप लोग ना। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, डालिए हेडिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन। तो देखिए बच्चों इसमें होता क्या है कि पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ परिभाषा आप लिख लीजिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी परमाणु या समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या समूह आ जाता है या जुड़ जाता है। ठीक है, फिर से, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी परमाणु या समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या समूह जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, CH4 मेथेन, यहाँ क्या है Cl2 क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितने परमाणु हैं, 4, क्लोरीन के 2, तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन का एक परमाणु निकलेगा और यहाँ से क्लोरीन का एक परमाणु, तो क्या बनेगा HCl, यहाँ क्या बचा CH3 और यहाँ पे Cl, क्या बन जाएगा CH-Cl3। ठीक है, CH3Cl। ये था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप हेडिंग डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। तो बच्चों इसमें आपको दो पढ़ने हैं, एक एथेनॉल और एक एथेनोइक अम्ल। तो बच्चों अगर बात करें एथेनॉल तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, अगर बात करें एथेनोइक अम्ल का तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, चलिए अब डालिएगा हेडिंग एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा बच्चों, जो एथेनॉल होता है यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। इसकी विशिष्ट गंध होती है, गंध कैसी होती है, विशिष्ट होती है, और इसका जो बच्चों स्वाद होता है वो जलने वाला होता है। मतलब जैसे आप इसको अगर टेस्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जीभ जल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा दूसरा पॉइंट, जल में घुलनशील। बच्चों ये जल में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको पानी में घोलेंगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, एल्कोहल। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 315 ये क्या है, केल्विन। अगर बच्चों उसको उसमें चेंज करेंगे, क्या कहते हैं सेल्सियस में, तो 48 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना, 48 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। और अगर प्रकृति की बात करें तो उदासीन होता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये अल्कोहल क्या चीज़ है। तो बच्चों जितने भी आपके वाइन आते हैं, ठीक है, यानी कि जो शराब वगैरह होता है उसमें अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। जितने भी ऐसी चीज़ें आती हैं अल्कोहल पे पदार्थ, उसमें ये मिला होता है। कौन? एथेनॉल। ठीक है, जो आपके ड्रिंक वगैरह आते हैं उसमें भी एथेनॉल मिला होता है। तो देखिए बच्चों, जो वो होते हैं शराब पीने वाले, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको पानी में मिला लेते हैं और आसानी से पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये एथेनॉल होता है ये जल में क्या है, घुलनशील है, आसानी से जल में मिल जाता है। ठीक है। और सामान्यतः पे बच्चों अगर बात करें कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। और बच्चों इसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कि जो ये एथेनॉल होता है अल्कोहली पेय पदार्थ में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, इसके अलावा कुछ औषधि यानी कि जो कुछ दवाएं भी होती हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जैसे जो सिरप वगैरह आते हैं, जो सिरप आते हैं ना पीने के लिए, जो टॉनिक आते हैं, उन सब में भी इसको मिलाया जाता है, किसको? एथेनॉल को। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, रासायनिक गुणधर्म, डाली हेडिंग रासायनिक गुणधर्म किसके? एथेनॉल के। ठीक है। तो इसमें पहला लिखिए बच्चों, सोडियम के साथ अभिक्रिया। जो आपका एथेनॉल है ये सोडियम के साथ कैसे अभिक्रिया दिखाता है उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे है आपका, ये क्या सोडियम है, ये एथेनॉल है। देखिए फॉर्मूला क्या बताया था, C2H5OH। जो ये भी वही लिखा हुआ है, ये अलग करके लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए 2 कार्बन यहाँ पे और 3 2 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन 2 कार्बन, एक यहाँ पे वो H, यहाँ पे वही। ठीक है। तो देखिए होगा क्या बच्चों कि यहाँ से जो ये है OH, ठीक है, ये होगा निकल जाएगा। कैसे? देखिए बचेगा क्या आपका CH3CH2O, यहाँ तक देखिए रहेगा आपका, ये क्या होगा, रहेगा। ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए सोडियम कितने यहाँ पे हैं, एक है, यहाँ पे ये है। ठीक है। होगा क्या कि यहाँ से एक ये निकल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। तो बनाएगा CH3CH2O। ये जो सोडियम है ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो क्या बना लेगा, CH3CH2ONA। और देखिए यहाँ पे अगर बैलेंस बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा दिया गया है और यहाँ पे भी 2। ये 2 क्यों लगाया गया है? बैलेंस को बराबर करने के लिए। ठीक है। बैलेंस बराबर करना तो आपको आता ही है। तो देखिए आगे क्या होगा, ये H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, यहाँ पे 2 क्यों किया गया है? ये तो सिंपल वैसे भी हो सकता था, लेकिन अगर सिंपल हम लोग ऐसे बना देते तो H2 नहीं निकल पाता, केवल H निकलता। तो केवल H नहीं निकल सकता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 2 किया गया है। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जाती है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जाती है। अगर इस अभिक्रिया में ये निकल रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि इसमें एथेनॉल है। ठीक है। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा, निर्जलीकरण। क्या लेंगे बच्चों? निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण का अर्थ होता है जल का निकलना। जल का निकलना, जल का निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण। ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये आपका एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। जब इसको सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, इसे क्रिया नहीं कराना है, बस इसकी उपस्थिति है। ठीक है। तो ये इसमें होगा क्या, देखिए यहाँ से एक H निकलेगा। ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा? OH। यहाँ से H, यहाँ से OH, तो बना क्या बना लेगा? H2O। H2O। तो देखिए यहाँ पे कितना H बचा? एक बचा, यहाँ पे 3, तो कितने हो गए? 4। 4 H और 2 C, तो देखिए 2 C हो गए और 4 H। तो इस तरीके से क्या बना? एथीन। क्या बना लिए? एथीन।
डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन, एथ, डबल बॉन्ड एथीन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब आगे आपका एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसके क्या डालेंगे? भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। तो इसको लिखिएगा। देखिए बच्चों ये रंगहीन द्रव है, कैसा है? रंगहीन, कलरलेस है। स्वाद में कैसा होता है? एसिटिक है, अम्ल है ना, तो खट्टा आएगा, स्वाद में खट्टा होगा। सिरके जैसी गंध होगी बच्चों, सिरके में भी यही पाया जाता है। ठीक है, इसकी स्मेल कैसी होगी? सिरके जैसी। क्यों? क्योंकि सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्वथनांक की बात करें तो 391 केल्विन, 391 केल्विन। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। तो जो शीतलन का अर्थ होता है ठंडा करने पर, ठंडा करने पर क्या होता है? बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए बताइए एथेनोइक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताएंगे? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए डालिए अब रासायनिक गुणधर्म। तो डालिए रासायनिक गुणधर्म। ठीक, इसमें पहले डालिए एस्टरीकरण। क्या डालेंगे? एस्टरीकरण। जो देखिए एस्टरीकरण क्या होता है, तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ एस्टरीकरण क्या होता है। एस्टर के निर्माण को एस्टरीकरण कहते हैं। अब ये एस्टर क्या होता है, तो बच्चों देखिए एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। ठीक है, RCOOR। आर क्या है? एल्किल समूह। एल्किल क्या होते हैं? जैसे आपका मेथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, एथिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए एस्टरीकरण, अब एस्टर का निर्माण कैसे होगा कि जब एथेनोइक अम्ल का एथिल एल्कोहल से क्रिया कराते हैं, यानी कि एथेनॉल से। देखिए यहाँ पे एथेनोइक अम्ल की क्रिया करा दी है किससे? एथेनॉल से। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। देखिए कैसे, याद देखिए CH3COO, CH3COO। यहाँ से क्या होगा? ये वाला जो इधर रहेगा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए CH2 यहाँ पे, ये जो CH2 यहाँ पे था ये हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3 और प्लस क्या निकलेगा? H2O भी निकलेगा। ठीक है, अब आप चाहे तो बैलेंस बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब गिन लीजिए कि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन कितने गिन लीजिए? 3, 1 4, 3 7, 8 9 10। यहाँ देखिए 3 2 5, 3 8 2 10। ऑक्सीजन गिन लीजिए 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे बनता है आपका एस्टर। ये है एस्टरीकरण। देखिए इसका नाम क्या देंगे हम लोग? एस्टर। और एस्टर के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। ठीक है, चलिए इसके अगर हम चाहें तो एक और लिख सकते हैं कि मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण। बच्चों जो ये है यहाँ पे जो बनेगा एस्टर, ये जो एस्टर बना है इसका गंध कैसा होगा? मीठे फल की तरह। ठीक है, कैसा गंध होगा? मीठे फल की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें एथेनॉल है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साबुनीकरण। कौन सी प्रिया? साबुनीकरण। तो डाल हेडिंग साबुनीकरण। तो देखिए बच्चों इसमें होता क्या है कि अभी जो एस्टर बना है, देखिए ये क्या है? एक एस्टर है। क्या है? एक एस्टर। जब एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, ठीक है, तो क्या बनता है? ये बना है आपका सोडियम एसीटेट। क्या बना है? सोडियम एसीटेट और एथिल एल्कोहल। फिर देखिए बच्चों ये आपका क्या है? एस्टर है। क्या ये? एस्टर। और एस्टर क्या किसे कराए हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बना क्या है आपका? सोडियम एसीटेट। क्या बना है? सोडियम एसीटेट।
और ये क्या है, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ठीक है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। क्या कहलाती है, साबुनीकरण। क्यों, क्योंकि बच्चों इसी विधि द्वारा, इसी विधि से साबुन तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, साबुन। अभी आप लोग पढ़ेंगे साबुन के बारे में, ठीक है, इसी वीडियो में। तो चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, क्षार से अभिक्रिया। किससे, क्षार से अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं साबुनीकरण। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल। ये क्या है, एथेनोइक अम्ल। क्रिया किससे कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनेगा बच्चों बताइए, देखिए यहाँ से क्या होगा, यह हटेगा, क्या हटेगा, H। और यहाँ से जो Na है वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। यह Na कहाँ जुड़ेगा, H की जगह। तो देखिए यहाँ OH है, यहाँ पे H, तो OH और H क्या बन जाएगा, H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। देखिए यही है ना, सोडियम एसीटेट। समझ गए, चलिए लिख लिया यहाँ तक, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, लिखते रहिएगा आप लोग। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा कि कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, जिसमें CO3 होता है उसको कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है। तो जिसमें CO3 होता है उसको हम लोग कार्बोनेट कहते हैं। तो कह रहा है कि कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा, से अभिक्रिया, कार्बोनेट होगी या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराना है, किसका, एथेनोइक अम्ल का, ठीक है। तो देखिए ये है आपका एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनोइक अम्ल। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इससे क्रिया करानी है तो क्या बनेगा बताइए। देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम ऐसे रहेगा, बस यहाँ से जो ये H है ये हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, Na। क्या जुड़ जाएगा, Na। तो देखिए सेम ऐसे था, बस H की जगह क्या जुड़ गया, Na जुड़ गया। Na की अब और क्या बचेगा आपका, H2O और CO3 है तो CO2। तो बच्चों ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ सोडियम 2 है, और जब यहाँ पे ये सब 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दिया गया है, ठीक है। तो बैलेंस करना आपको आ गया होगा आसानी से। और सेम ऐसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जैसे यहाँ पे केवल कार्बोनेट था, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी क्रिया सेम वैसे ही होगी, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग, वेरी गुड। तो देखिए ये दोनों क्या हैं, दोनों है सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। सोडियम ये है और एसीटेट ये है, ये जल है आपका और ये CO2, ठीक है। यहां तक हो गया। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका, साबुन और अपमार्जक, सोप और डिटर्जेंट। तो बच्चों पहले हम लोग पढ़ेंगे साबुन के बारे में, फिर अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए, साबुन और अपमार्जक, हेडिंग क्या डालेंगे, साबुन और अपमार्जक, ठीक है। चलिए लिखिए इसमें पहला पॉइंट, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे ये आपने देखा है ना, तो ये तो छोटी श्रृंखला है, लेकिन ये लंबी श्रृंखला वाले होंगे। कैसे होंगे अभी आप बता रहे हैं आपको। उदाहरण C17H35 COONA। अब समझिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या था, COONA है ये वाला चीज़, लेकिन यहाँ पे श्रृंखला छोटी सी है, इसमें क्या होगा, श्रृंखला बहुत बड़ी होगी। देखिए लगभग 17 कार्बन। तो बच्चों अगर इसको हम लोग दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, देखिए थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ONA, ठीक है। आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं इसकी संरचना। तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। आगे देखिए, साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं।
जो मृदु जल मतलब होता है जो नॉर्मल पानी होता है, ठीक है। देखिए जल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। मृदु जल और कठोर जल। तो जो आपका साबुन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मृदु जल में ही सफाई करता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगर बच्चों बात करें अपमार्जक की, अभी हम लोग यहाँ पे बस देख रहे हैं, उसके बाद इसको हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो देखिए साबुन क्या थे कि फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए जो साबुन है आपके, तो वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया है इस तरीके से। और जो बच्चों साबुन होते हैं वो केवल और केवल मृदु जल में ही साफ करते हैं, ठीक है। यानी कि उनको हम लोग मृदु जल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं किसकी, अपमार्जक की। ये है आपका अपमार्जक, ठीक है। जो कपड़े धोने के पाउडर आते हैं ना या साबुन आते हैं उसकी बात कर रहा है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम सल्फोनेट लवण, ये कैसे होते हैं बच्चों कि लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम या सल्फोनेट लवण, इसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर। तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। चलिए याद करने की कोई जरूरत नहीं स्ट्रक्चर को। आगे देखिए, अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल दोनों में सफाई करते हैं। देखिए जो साबुन थे वो केवल और केवल मृदु जल में सफाई करते हैं, लेकिन जो आपके अपमार्जक होते हैं ये क्या करते हैं कि मृदु जल में भी और कठोर जल में भी सफाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, क्रीम डालेंगे साबुन अणु में। हम लोग देखेंगे साबुन का जो अणु होता है वो कैसे होता है, ठीक है। जैसे हम लोग साबुन पढ़ेंगे फिर अपमार्जक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों साबुन के जो अणु होते हैं मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए ये है एक साबुन का एक अणु है छोटा सा। अब ये जो देख रहे हैं ना ये क्या है, साबुन का एक अणु है। बच्चों इसके दो भाग हैं, एक ये जो गोला वाला भाग आप दिख रहे हैं और ये जो ये लंबी श्रृंखला आप इसे देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। अब समझिए इसको कि जो ये वाला भाग है, ये गोला वाला भाग है, ये आयनिक सिरा, कैसा है, आयनिक सिरा है। ये देखिए इसके दो सिरे हैं, एक ये वाला सिरा और एक ये सिर है, ये पूंछ कह सकते हैं। इसको सिर मान लीजिए, इसको पूंछ मान लीजिए। तो जो ये जो इसका सिर है ये आयनिक होता है, कैसा होता है, आयनिक। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लिया सोडियम है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। जो आयन होगा वो सिरे पर होगा इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों जो ये वाला भाग होगा है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो ये वाला, ये लंबी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, लगभग 17 और इसमें होंगे। तो ये कैसा होता है, ये पूंछ है, ये क्या है, पूंछ। ये जल विरागी है। ये जलरागी और जल विरागी का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ कि बच्चों देखिए, जलरागी अर्थात जो जल से प्रेम करता हो, ठीक है, जो जल में मिल जाता हो। और जल विरागी मतलब होता है कि जो जल में न जाए, जल से दूर रहे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जलरागी को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक, जो जल से क्या करे, प्रेम करे, ठीक है। अब इसका मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो वाला प्रेम नहीं है, ठीक है। और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक जो जल से दूर रहता है और ये जल के पास रहता है, ठीक है। देखिए जलरागी सिरा आयनिक होता है ये वाला, और जल विरागी सिरा लंबी हाइड्रोकार्बन होते हैं ये, ठीक है। अब समझिए साबुन अणु की संरचना समझेंगे। तो ये था क्या, साबुन का अणु। अब यह अणु संरचना कैसे बनाते हैं उसको समझिए। तो अणु समझ लिए कि साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका आयनिक सिरा यानी जलरागी सिरा, एक होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल विरागी, इंग्लिश में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। चलिए डाली हेडिंग साबुन अणु की संरचना, साबुन अणु की संरचना। चलिए डाली हेडिंग। अब देखिए जो कुछ इस तरीके से होगी संरचना इनकी, तो आप उसमें डैश करके लिखिएगा साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया। बच्चों देखिए जब आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको साबुन से साफ करते हैं ना। तो आखिर जो हमारा मैल होता है वो साबुन से कैसे साफ़ हो जाता है, पानी से नहीं साफ़ होता लेकिन साबुन से साफ़ हो जाता है। आप लोग देखे होंगे जब कोई कपड़े पे दाग लग जाता है या धब्बे लग जाते हैं तो उसको पानी में आप डाल के निकाल दीजिए,
तो वो दाग नहीं छूटता है। लेकिन जब उसमें आप क्या करते हैं कि साबुन मिला देते हैं या डिटर्जेंट मिला देते हैं, पाउडर जो होता है, तो कपड़े साफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वही आप समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों कि जो आपके मैल होते हैं, ठीक है, वो तेली होते हैं, ठीक है, अर्थात उसमें तेल की मात्रा होती है। सभी मैल में नहीं, अगर हम तेली मैल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपके मान लीजिए कपड़े में तेल ही लग गया, ठीक है, ऑयल लग गया, तो देखिए थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आपको समझा रहे हैं ना कि मैल तेली होते हैं। कैसे होते हैं? तेली। जल विरागी सिरा तेल में घुस जाता है। लिखिए फिर मैं समझा क्यों घुसता है वो। और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। इसमें मिसेली संरचना बन जाती है। अब इस बात को समझिए। अभी जो मैंने आपको बताया है ऊपर कि देखिए जो ये संरचना होती है, एक सेकेंड ना, कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे ऐसे गोला सा था, ऐसे था ना। तो मैंने बताया कि ये जलरागी होता है। कैसा होता है? जलरागी, जल से प्रेम करने वाला, अर्थात ये जल में रहेगा। और जो ये पूंछ होती है ये जल विरागी होती है, ये जल में नहीं रहेगी, ये जल से बाहर आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे एक ये बर्तन है, ठीक है, ये कंटेनर है आपका, ठीक है, कोई बर्तन है, इसमें क्या करिए आप ऐसे पानी ले करके क्या करिए, ढेर सारा पानी ले लीजिए और इसमें साबुन को घोल दीजिए। तो देखिए मान लीजिए साबुन का अणु है तो कैसे रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आपका वो हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये देखिए जो ये वाला भाग है, आयनिक भाग है, वो जल के अंदर हो जाएगा और जो पूंछ है उसका जल विरागी सिरा है वो जल के बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अंदर डालेंगे, अगर आप इसको अंदर डालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए होगा क्या कि ये तो पानी से दूर रहना चाहता है, पानी से दूर रहना चाहता है, और ये क्या होंगे, पानी के पास रहना चाहते हैं, पानी में रहना चाहते हैं। तो ये होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपका एक क्या है, तेल का बूंद है, क्या है, तेल का बूंद। जैसे आप इसमें साबुन डालेंगे, क्या डालेंगे, साबुन, तो साबुन के जो अणु हैं, जो ये देखिए छोटे छोटे इसके अणु है ना, एक अणु दिख रहे हैं, तो इसका जो ये वाला भाग है जल विरागी, ये क्या करेगा कि तेल के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि वो पानी में नहीं रहना चाहता है, जल से दूर रहेगा, जल से विराग कर लिया वो, तो वो क्या करेगा, वो इस मैल में घुस जाएगा, इस तेल में घुस जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे संरचना क्या होंगे कि इसी तरीके से होंगे, जैसे एक अणु था तो ऐसे हजारों लाखों अणु क्या होंगे, उस तेल में घुस जाएंगे। तो इसका जो ये जो तेल की बूंद है जो कपड़े से चिपकी हुई है, तो ये लोग क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये जो ढेर सारी ये अणु हैं ये क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे। और ये वाला भाग क्या है, ये तो जल से प्रेम कर रहा है तो ये जल में रहेगा, ये इसको क्या करेगा, बाहर खींचेगा, क्या करेगा, बाहर खींचेगा। और जब हम कपड़ों क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी पटकेंगे, यानी कि जब साफ करते हैं तो पटकते हैं ना, इसको हिलाते हैं, या आप मशीन डालते हैं वॉशिंग मशीन में, तो मशीन क्या करती है, उसको खूब हिलाती है। तो हिलाने से क्या होता है कि ये लोग इसको पकड़ के खींचते रहते हैं, तो जो मैल होता है वो क्या होता है, कपड़े से छूट जाता है और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्या होता है, कपड़े की सफाई होती है। और ये संरचना बच्चों जो बनी है इसको हम कहते हैं मिसेल संरचना, इसको क्या कहते हैं, मिसेल संरचना, ठीक है ना। चलिए आगे समझिए कि साबुन का मिसेल में, लिखिए कि साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है। क्या करता है, वो घुलने में मदद करता है, क्यों, कि वो पकड़ पकड़ के खींच लेते हैं बाहर, ठीक है, और कपड़े साफ हो जाते हैं। बच्चों जो तेल होता है वो जब मतलब कोई मैल होता है तो वो पानी से क्यों नहीं छूटता है, देखिए इसके पीछे रीज़न होता है। रीज़न ये है कि जो तेल है वो पानी से क्रिया करता ही नहीं है, पानी से क्रिया करेगा ही नहीं, तो वो कपड़े से दूर ही नहीं होगा। लेकिन जो साबुन होता है तो साबुन का क्या होता है, उसको पकड़ के खींच के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, एकदम भयंकर वाला पकड़ के खींच लेते हैं। चलिए आप लोग ये लिख लिए, चलिए आगे लिखिएगा, एक सेकंड ना, चलिए देखिए यहाँ पे लिखिए कि साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अब इसका मतलब क्या बच्चों, देखिए अगर नॉर्मल जल की बात करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, साबुन साफ कर लेता था। लेकिन अगर हम लोग कठोर जल की बात करें तो बच्चों जो कठोर जल होता है उसमें पाए जाते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण। जो आपका कठोर जल होता है उसमें पाए जाते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण। और जो आपका साबुन होता है वो इस लवण से क्या करता है, अभिक्रिया करके सिकम बना लेता है, ठीक है।
स्कम, ठीक है। एक इसका तो इसका मतलब होता है एक अवक्षेप। जैसे आपका अवक्षेप पढ़े ना, अवक्षेप पढ़े क्रिया, तो ये क्या करता है कि एक अवक्षेप बना लेता है और नीचे बैठ जाता है और कपड़े को साफ ही नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए साबुन केवल मृत जल में ही सफाई करते हैं। और इसमें क्यों नहीं करते कठोर जल में, आपने देख लिया कि ये क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से क्रिया कर लेंगे और क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे अवक्षेप के रूप में, ठीक है। अपमार्जक का उपयोग कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित, जो यहाँ पे जल रहेगा, कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अकुलनशील स्कम नहीं बनाता है। और जो आपका वो होता है अपमार्जक, वो कठोर जल में भी सफाई करेगा और मृत जल में भी सफाई करेगा, ठीक है। तो देखिए समझ गए आप लोग कि जो साबुन है वो केवल मृत जल में सफाई करेगा और जो अपमार्जक है वो दोनों में सफाई करेगा। और बच्चों यहीं से इस चैप्टर का सफाया हो गया, अर्थात ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या अभ्यास प्रश्न के हो या एनसीईआरटी के हो, वो सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।